गाइस म्यांमार को लेकर ये बहुत ही बेहतरीन सा टॉपिक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीएस पेपर 2 पॉइंट ऑफ व्यू से। तो गाइस आपको पता होगा कि लगभग अब 1 साल जो है वो हो चुके हैं। म्यांमार की सेना ने, म्यांमार की गवर्नमेंट जो है वो हटा दी थी, तख्ता पलट कर दिया था, मिलिट्री कूप हम लोग को म्यांमार के अंदर देखने को मिली थी, है ना। तो लगभग 1 साल पहले सेना द्वारा देश की सत्ता पर अधिकार जमा लेने के बाद से म्यांमार में बड़े पैमाने पर विरोध पर प्रदर्शन, सशस्त्र प्रतिरोध और सामूहिक हत्याएं हुई हैं। तो जब से म्यांमार के अंदर उसकी मिलिट्री ने अपना कंट्रोल स्टैब्लिश किया है, मास प्रोटेस्ट म्यांमार में देखने को मिल रहा है, आर्म्ड रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है और मास किलिंग्स हम लोग को देखने को मिल रही है। तो ये पॉइंट नंबर 1। आप क्या किया करो, जब मैं आपको पढ़ाऊं ना, तो कई बार वैसे तो आपके पास पीडीएफ आती है, बट आई वांट कि एक बार पर सुनते सुनते बस कि इन जनरल जैसे कि आपका माइंड जो है वो एक्टिव रहा है। क्योंकि क्या होता है कि अपन अपना हाथ जो चलता रहता है ना, तो हम फोकस रहते नहीं, तो पता लगे अपना ब्रेन जो है सुन रहे हैं कुछ और दिमाग जो है वो कहीं और जा रहा है कि अरे वैलेंटाइन का गिफ्ट क्या लेना है। भैया पेपर अपने पास रखो, जो भी बताता जा रहा हूं उसको एक बार लिखते चलो पॉइंट पॉइंट। तो जैसे कि पहला पॉइंट में जो है आप लिख लो कि म्यांमार, वहां पर मिलिट्री कूप हुआ, मतलब वर्ड लिख लो म्यांमार मिलिट्री कूप, और 1 ईयर कंप्लीटेड, और 1 ईयर जब कंप्लीट हुआ तो वहां पर मास किलिंग, आर्म्ड रेजिस्टेंस, मास प्रोटेस्ट हुआ। तो ये पहला पॉइंट है ना। और निर्वाचित नेता आंग सांग सू की को जेल भेज दिया गया। इनकी जो इलेक्टेड लीडर थी आंग सांग सू की, इनको जेल भेज दिया गया। एंड म्यांमार की सेना ने पिछले साल तख्ता पलट करते हुए 1948 में ब्रिटिश शासन से आजादी के बाद देश के इतिहास में तीसरी बार सत्ता हथिया ली थी। तो क्वेश्चन अगर आ जाए कि ये पहली बार है कि म्यांमार गवर्नमेंट जो है वो हटाकर म्यांमार की मिलिट्री वहां पर एस्टैब्लिश हो गई, तो क्या ये पहली बार है? नहीं, 3 बार ऑलरेडी, ये तीसरी बार है। अभी तक टोटल 3 बार जो है वो हो चुका है कि वहां पर मिलिट्री ने अपना रूल जो है वो स्टैब्लिश कर दिया हो, मिलिट्री ने अपना कंट्रोल जो है वो कर लिया हो पूरे म्यांमार के ऊपर, मिलिट्री को तख्ता पलट कर दिया हो। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट आपको मिल गया। क्लियर? सिर्फ एक एक दो दो पॉइंट बस लिखना है और कुछ नहीं। और वर्तमान प्रमुख की बात करें कि आज की डेट में जो है वो कौन लीड कर रहा है म्यांमार को, या फिर आप कह सकते हैं कौन कंट्रोल कर रहा है, तो सैन्य कमांडर इन चीफ मिन आंग हलिंग, मिन आंग हलिंग, तो वर्तमान में म्यांमार के चीफ हैं, ये प्रमुख हैं। उनका काफी लंबे समय से महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रभाव रहा है। उन्होंने देश के लोकतंत्र की ओर बढ़ने के दौरान भी म्यांमार की सेना तातमांडो, तो म्यांमार की सेना का नाम क्या है? तातमांडो का प्रभुत्व सफलतापूर्वक बनाए रखा। इवन जब इन्होंने तख्ता पलट नहीं किया था उससे पहले भी म्यांमार की मिलिट्री को जो है वो हमेशा आगे लीड करने में ये लीडर रहे हैं, जिनका नाम है मिन आंग हलिंग। तो क्वेश्चन ये भी बन सकते हैं मिन आंग हलिंग कौन है? अभी रिसेंटली न्यूज में इनका नाम था। तो म्यांमार को लीड कर रहे हैं, म्यांमार के मिलिट्री के कमांडर इन चीफ है, राइट। तो ये चीज क्लियर है, यहां तक बात है। तो तख्ता पलट पर अंतरराष्ट्रीय प्रक्रिया क्या है, इंटरनेशनल रिएक्शन क्या है? तो आपको बता देगा इसकी यूनाइटेड नेशन ने क्या कहा है। यूनाइटेड नेशन ने कहा है कि म्यांमार में हिंसा की तीव्रता, जो इतनी तेजी से हिंसा जो हो रही है, वायलेंस इंटेंसिफिकेशन हो रहा है, और गरीबी में तेजी से वृद्धि जो हो रही है, तो म्यांमार के अंदर इन्होंने बोला कि अभी जो वायलेंस हो रहा है और जो अभी गरीबी देखने को मिल रही है, लगातार बढ़ती रहेगी। मानवीय संकट जो है वो उत्पन्न होने की चेतावनी दी है। यूनाइटेड नेशन ने कहा है कि ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस और गहरे होंगे, और डीप होंगे, गरीबी और होगी, और लोग परेशान होंगे म्यांमार के अंदर, अगर वापस से गवर्नमेंट को स्टैब्लिश नहीं किया गया समय रहते तो। और अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी बिल्कन इन्होंने म्यांमार के सुरक्षा बलों पर आतंक का शासन करने का आरोप लगाया। आतंक का शासन, कि उन लोग आतंक का शासन कर रहे हैं, पर एक प्रकार से म्यांमार की मिलिट्री को आतंकवादी कहा है। यूनाइटेड स्टेट्स, यूके, यूरोपियन यूनियन, इन्होंने सैंक्शंस लगा दिए हैं मिलिट्री ऑफिशियल्स पर म्यांमार के। हालांकि चाइना ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के स्टेटमेंट जो है उसको खारिज किया, बट हालांकि वो ये भी कहता है कि वहां पर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म आना चाहिए। तो ये पॉइंट थोड़ा सा समझने वाला है। चाइना जो है वो डायरेक्टली म्यांमार के साथ जो है वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं कर रहा है, ये कहकर कि म्यांमार की मिलिट्री जो है उसको हटाओ। वो इनडायरेक्टली कह रहा है, बस वो बोल रहा है कि नहीं यार, डेमोक्रेटिक जो नॉर्म्स है उस पर जो है वो करो, सरकार बनाओ, मतलब कि लोकतांत्रिक मानदंडों पर लौटिए, ये कह रहा है। बट उसने मिलिट्री के अगेंस्ट नहीं किया। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि अगर वो उस मिलिट्री के अगेंस्ट जाएगा
तो अभी आज की डेट में यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो म्यांमार के अगेंस्ट है, इंडिया जो है वो डायरेक्टली नहीं बट यस इनडायरेक्टली हम भी, क्योंकि हम स्ट्रेटेजिकली थोड़ा खेल रहे हैं। हालांकि भी अपन ने डायरेक्ट स्टेटमेंट भी कुछ समय पहले दिए थे, मतलब बिल्कुल फोर फ्रंट पे आकर, काफी समय से हम कुछ बोल नहीं रहे थे, बट हमने अभी डायरेक्ट स्टेटमेंट दिया कि भाई ठीक करो, क्योंकि हम लोग भी अफेक्टेड हो रहे हैं इस इशू के कारण, क्योंकि काफी सारे ऐसे इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं जो एक्टिव हो रहे हैं, जिनको सपोर्ट करती है म्यांमार की मिलिट्री, राइट, या म्यांमार के कुछ ग्रुप्स हैं, कम्युनिटीज हैं, राइट, जो कि इंसर्जेंसी को भी सपोर्ट करने लगती हैं। और अभी म्यांमार की मिलिट्री ने हमें हेल्प करी थी कुछ समय पहले कि उस इंसर्जेंसी को रोकने के लिए, दूर करने के लिए। बट अभी क्या होगा कि अगर अब हम म्यांमार की मिलिट्री के अगेंस्ट जाएंगे तो हमारे लिए डिफिकल्टी आ जाएगी, राइट। बट और भी प्रॉब्लम्स है, क्योंकि हमारा पैसा म्यांमार के अंदर लगा है, काफी सारे हम लोग प्रोजेक्ट्स जो है उस पर काम कर रहे हैं म्यांमार में। अब इस इशू के कारण, तख्ता पलट के कारण हमारे प्रोजेक्ट्स पूरे नहीं हो पा रहे, कंप्लीट नहीं हो पा रहे, तो हमारा स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट भी है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी है, तो इसलिए हमने अभी आवाज उठाई है। बट काफी समय तक हम चुप बैठे थे, क्योंकि हमें डर था कि यार ये म्यांमार की मिलिट्री फिर हमें सपोर्ट नहीं करेगी, तो इंसर्जेंसी जो है वो बढ़ जाएगी नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में। तो ये सब पॉइंट्स आपको कैप्चर करना, और ये सब पॉइंट्स में अलग से नहीं बता रही, ये सब पूरे न्यूज में आए हैं पिछले 1 सालों में। अगर आप रेगुलरली करंट अफेयर्स को फॉलो कर रहे हैं, जो मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, तो ये पूरे पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से पता होंगे, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप्ड होगी। यू जस्ट हैव टू फोकस एंड रेगुलर रहो यार, कंसिस्टेंट रहो। एग्जाम में कंसिस्टेंट रहना, फोकस रहना इज वेरी इंपॉर्टेंट। पढ़ रहे हो तो एक बार ऐसा पढ़ो कि चीजें दिमाग में घुसे। पढ़ रहे हो और सोच रहे हो वैलेंटाइन के बारे में, क्या मतलब। चलो, इंडिया की डिमांड क्या है गाइस, तो भारत की मांग जो है वो क्या है, तो म्यांमार जो है वहां पर डेमोक्रेसी जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी वापस आ जाए, पहला पॉइंट। दूसरी मांग है कि जितने भी आपने लोगों को हिरासत में ले रखा है उनको छोड़िए, स्पेशली पॉलिटिकल प्रिजनर्स वगैरह, राइट। और इसके अलावा बातचीत करके मुद्दे को जो है वो रिजॉल्व करवा, और पूरी तरह से जितना भी हिंसा वगैरह जो हो रही है उसको पूरी तरह से समाप्त करो, सीज करो सभी प्रकार के वॉयलेशन को। और इंडिया ने इवन सपोर्ट किया आसियान के इनिशिएटिव को भी म्यांमार पर। और 5 पॉइंट कंसेंसस जो हम लोग को देखने को मिलता है, 5 सूत्री सहमति जो हम लोग को देखने को मिलती है, इसका भी इंडिया समर्थन कर रही है। ये क्या है, 5 सूत्री सहमति की पहली फुर्सत में निकल पहली फुर्सत में निकल नहीं, पहली फुर्सत में हिंसा का तत्काल समाप्ति, मतलब कि खत्म करो हिंसा को। शांतिपूर्ण समाधान, मतलब शांतिपूर्ण समाधान, रेजोल्यूशन लेकर आओ डायलॉग्स के थ्रू, बातचीत करके, संवाद के थ्रू। और साथ ही साथ मध्यस्थता, मीडिएशन की सुविधा हेतु आसियान के लिए एक विशेष दूत की नियुक्ति, मतलब स्पेशल आसियान एनवॉय जो है वो अपॉइंट किया जाए, जो कि इस पूरे मुद्दे को रिजॉल्व करे। और विशेष प्रतिनिधि मंडल द्वारा म्यांमार का दौरा, मतलब कि म्यांमार पर विजिट किया जाए एक विशेष प्रतिनिधि मंडल के द्वारा, यानी कि एक स्पेशल एनवॉय होना चाहिए जो कि वहां पर जाए, विजिट करे, सिचुएशन को देखे, ट्रैक करे और म्यांमार की सहायता करो, जो म्यांमार इतनी प्रॉब्लम्स में आज की डेट में है। तो ये कुछ चीजें हैं। अब थोड़ा सा मैं आप लोग को म्यांमार की हिस्ट्री भी समझाना चाहूंगा। तो ब्रिटिश इंपीरियलिस्ट ने, ब्रिटिश साम्राज्यवादियों ने 19वीं शताब्दी के दौरान म्यांमार पर कब्जा कर लिया था। उन्होंने इस क्षेत्र को, म्यांमार को बर्मा कहा था। अब जो जो चीज मैं आपको बता रहा हूं वो थोड़ा ध्यान से सुनना, लिखते जाना। इन्होंने इस क्षेत्र को जो है वो बर्मा कहा। तो बर्मा एक एथनिक ग्रुप के नाम पर रखा गया, एक जातीय समूह, एक प्रमुख जातीय समूह के नाम पर रखा गया बर्मा नाम। और एक जातीय समूह का जो है वो नाम है बर्मन या फिर बमार, राइट। तो ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखना। तो ब्रिटिशर्स ने बर्मा नाम क्यों दिया, वहां पर रहने वाली एथनिक ग्रुप के नाम पर नाम रख दिया गया, जातीय समूह के नाम पर नाम रख दिया गया। तो ये पॉइंट क्लियर रखो। ये ऐसे ही चलता रहा 1937 तक, जब बर्मा जो है वो ब्रिटिश इंडिया से अलग हुई और एक सेपरेट कॉलोनी बन गई। तो 1937 एक ईयर इंपॉर्टेंट है, ब्रिटिश कॉलोनी से बर्मा अलग होकर एक सेपरेट कॉलोनी बन गई। इवन जब ब्रिटिशर से आजादी मिली 1948 में म्यांमार को, तो उसने सेम नाम रखा, यूनियन ऑफ बर्मा, यूनियन ऑफ बर्मा। फिर 1962 में मिलिट्री ने जो है वो वहां की सिविलियन सरकार को गिराया पहली बार, मतलब कि तख्ता पलट 1962 में म्यांमार में पहली बार हुआ। और फिर इन्होंने ऑफिशियल नेम को चेंज किया 1974 में और नाम रख दिया गया सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ यूनियन ऑफ बर्मा। सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ यूनियन ऑफ बर्मा, ये नाम जो है वो इन्होंने रख दिया बर्मा का, राइट। और फिर 1988 में म्यांमार के सशस्त्र बलों ने जनता के एक विद्रोह, जिसमें हजारों लोग मारे गए थे,
को दबाने के बाद देश में फिर से सत्ता संभाली और देश के आधिकारिक नाम को फिर से बदलकर यूनियन ऑफ बर्मा कर दिया गया। तो 1988, पहले तो 1962 में मिलिट्री कूप हुआ, फिर 1988 में मिलिट्री कूप हुआ म्यांमार के अंदर, मिलिट्री ने वहां की सरकार को हटा दिया, फिर अभी रिसेंटली 2021 में हुआ, है ना। तो ये 3 ईयर्स आप थोड़े से ध्यान में रखिएगा। तो वहां पर फिर से हुआ कि उस समय जब 1988 में तख्ता पलट हुआ था तो हजारों लोग मारे गए थे। आज की डेट में भी काफी सारे लोग गायब है, मारे गए हैं, आंकड़े सामने नहीं आए एक्चुअली, बट काफी सारे लोग मारे गए हैं आज भी, राइट। और इस पूरे इशू के 1 साल बाद, 1 ईयर आफ्टर 1 ईयर, 1989 में म्यांमार की जो संसद है, पार्लियामेंट है, जुंटा, जिसे जुंटा कहते हैं, जुंटा, इसने एक कानून पारित किया, एक कानून लेकर आई, जिस कानून के तहत इन्होंने बर्मा का नाम चेंज करके म्यांमार कर दिया। तो 1989 में म्यांमार नाम जो है वो रखा गया और देश का नाम म्यांमार संघ यूनियन ऑफ म्यांमार जो है वो हो गया। तो ये पॉइंट आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। तो नाम चेंज से जुड़ी जो कंट्रोवर्सी है वो क्या है, तो ये भी आप समझिए। तो गाइस, कहा यह जाता है, मिलिट्री ने यह चीज कही है कि ये चाहते हैं कि कॉलोनियल पास से, जो कॉलोनियल जो एरा था, जो ब्रिटिश शासन था, तो ये चाहते हैं कि उस चीज को, उस थिंकिंग को कंटिन्यू ना रखा जाए। इन्होंने नया नाम जो है वो इसलिए रखा क्योंकि ये चाहते हैं कि सिर्फ एक ही कम्युनिटी जो है, क्योंकि ब्रिटिशर ने क्या किया था, एक कम्युनिटी के नाम पर, बर्मा कम्युनिटी के नाम, मतलब यानी कि बर्मन कम्युनिटी के नाम पर जो है वो रख दिया बर्मा नाम। तो मिलिट्री ने कहा म्यांमार की कि हम ये नहीं चाहते कि एक कम्युनिटी के नाम पर ये जानी जाए, ये क्षेत्र जाना जाए, म्यांमार जाना जाए। टोटल 135 ऑफिशियली रिकॉग्नाइज जो हमारी एथनिक ग्रुप है, जो कम्युनिटीज हैं, जो जातीय समूह है, सभी के नाम पर जो है वो जाना जाए। म्यांमार एक के नाम पर क्यों जाना जा रहा है? तो ये तो नाइंसाफी है दूसरों के लिए कि यार दूसरों के नाम पर जो है वो ये कंट्री का नाम नहीं जाना जा रहा है, सिर्फ एक ही कम्युनिटी के नाम पर ये कंट्री का नाम जाना जा रहा है। तो ऐसा तर्क जो है वो दिया म्यांमार की मिलिट्री ने। तो जो क्रिटिक्स हैं, आलोचक हैं, उन्होंने कहा कि ये झूठ बोल रहे हैं, म्यांमार की मिलिट्री, ऐसा कुछ नहीं है। आलोचक का कहना यह है कि बर्मा और म्यांमार, इसका बर्मी भाषा में शब्द एक ही है। म्यांमार जो है वो बर्मा कहने का फॉर्मल तरीका है, बस एक। बर्मा जो है वो इनफॉर्मल है, बट फॉर्मल वे में अगर आपको कहना है तो आप वो कहिए, म्यांमार कहिए। तो ये कहते हैं म्यांमार और बर्मा एक ही है, मिलिट्री फालतू की बात कर रही है। और कुछ और भी नाम जो है वो चेंज किए गए, राइट, जैसे कि रंगून से यांगून। ये केवल बर्मी भाषा के साथ अधिक अनुरूपता को दर्शाता है और इससे ज्यादा कुछ नहीं। भले ये कहते हैं कि एक ही चीज है, ये बर्मीज भाषा ही है, इनका अर्थ भी जो है वो बिल्कुल सेम है। ये फालतू बात कर रही है मिलिट्री की ये यूनिफाई करना चाहती है सभी कम्युनिटीज को, ऐसा कुछ नहीं है। साथ ही नाम परिवर्तन केवल अंग्रेजी में हुए हैं, राइट, नेम जो है वो इंग्लिश में ही जो है वो चेंज हुए हैं, और इवन इंग्लिश में भी जो एडजेक्टिव फॉर्म जो है वो बर्मीज ही है, ना कि म्यांमारीज। क्योंकि हम बोलते हैं ना बर्मीज गवर्नमेंट, कई बार बर्मीज शब्द का जो है वो उपयोग किया जाता है। तो आज भी बर्मा एग्जिस्टेंस में है। तो ये तो फालतू का तर्क दिया था मिलिट्री ने, ये काफी सारे आलोचकों का कहना है। और जो प्रो डेमोक्रेसी सिंपैथाइजर्स हैं, लोकतंत्र समर्थक नागरिक जो हैं, उनका कहना है कि अभी तक देश के जितने भी नाम परिवर्तित हुए हैं वो सभी के सभी अवैधानिक थे, इलेजिटिमेट थे, क्योंकि इन्हें लोग की इच्छा से तय नहीं किया गया था। मतलब लोग जो है उनकी चाह क्या है, वो क्या चाहते हैं, ये चीज नहीं सुनी गई। डायरेक्टली मिलिट्री लीडर्स ने ये नाम जो है वो चेंज किए, या फिर जो लीडर्स हैं उन्होंने नाम चेंज कर दिए। और इसी के रिजल्ट के तौर पर परिणाम स्वरूप दुनिया भर में कई सरकारों ने जुंटा का विरोध करने और नाम परिवर्तन को नजरअंदाज करने का फैसला किया और देश को बर्मा और इसकी राजधानी रंगून कहना जारी रखा। तो काफी सारी मतलब काफी सारी कंट्रीज कंटिन्यूड है, आज भी ये म्यांमार को जो है वो बर्मा ही कहती हैं, है ना, इसको चेंज नहीं किया काफी सारी कंट्रीज ने नाम। तो ये चीज है। अब मैं आपको थोड़ा सा म्यांमार की मिलिट्री कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताता हूं। तो म्यांमार की मिलिट्री ने गाइस 2008 में एक कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया। म्यांमार की मिलिट्री ने कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया है, तो आप इस चीज को समझिए कि म्यांमार के अंदर मिलिट्री का कितना स्ट्रांग रोल है। और इन्होंने सबके सामने क्वेश्चन कर दिया उसी साल 2008 में ही, रेफरेंडम में लेकर आ गए। मतलब सभी लोग को जो है वो दे दिया, मतलब एक पर्ची जो है वो दे दी और कहा कि आप देखिए, बताइए जरा, कि मतलब वोटिंग के लिए सभी लोग को जो है बुलवा लिया कि आप बताइए कि कैसा है ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कैसा है।
और कॉन्स्टिट्यूशन मिलिट्री रोड मैप था डेमोक्रेसी के लिए, लोकतंत्र का रोड मैप था ये, जो कि सेना द्वारा तैयार किया गया था, राइट। और ये इसलिए तैयार किया गया था क्योंकि वेस्ट से लगातार म्यांमार के ऊपर प्रेशर जो है वो बढ़ता जा रहा था कि आप डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल के ऊपर आधारित अपनी सरकार बनाओ। और फिर बाकी खुद ने भी रियलाइज किया कि म्यांमार को अब अपनी जो इकोनॉमी है उसको ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि इकोनॉमी की आवश्यकता थी, क्योंकि म्यांमार उस कंडीशन में नहीं था। म्यांमार को अगर आगे बढ़ना है, ट्रेड करना है, तो ग्लोबलाइजेशन का हिस्सा उसे बनना पड़ेगा, अपनी इकोनॉमी को जो है वो ओपन करना पड़ेगा। तो म्यांमार को भी पता लग गया था कि हमें अब थोड़ा सा इकोनॉमिकली स्ट्रांग होना पड़ेगा, और तभी हो पाएंगे हम जब हम अपनी इकोनॉमी को जो है वो ओपन करेंगे, ग्लोबलाइजेशन के दायरे में आएंगे, है ना। तो ये चीज हुई। तो ये दो पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है, एक तो वेस्ट का प्रेशर जिसके कारण से इन्होंने डेमोक्रेटिक अप्रोच जो है वो अपनाई, और दूसरा जो है वो खुद का रियलाइजेशन कि लगा कि नहीं यार इकोनॉमी को ओपन जो है वो करना पड़ेगा, और वो तभी पॉसिबल हो पाएगी जब, क्योंकि एमएनसीज कब आएंगे, एमएनसीज ऐसी कंट्री में थोड़ा आएगी कि जहां पर जो है वो हम लोग को ऑटोक्रेटिक रूल देखने को मिलता है, सिंगल पर्सन रूल, या फिर जो मोनार्की का प्रिंसिपल, या फिर इस प्रकार से स्ट्रिक्ट मिलिट्री का प्रिंसिपल। तो वहां पर एमएनसी आएगी नहीं, क्योंकि एमएनसी को पता है कि ये लोग साले बर्बाद कर देंगे, है ना। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। बट मिलिट्री ने भी ये श्योर किया कि कॉन्स्टिट्यूशन के तहत अपने रोल को सबसे ऊपर रखा, कि नेशनल अफेयर्स में मिलिट्री का रोल सबसे ऊपर होगा। तो जैसे कि कई बार दिमाग में आता है ना कि वहां की मिलिट्री जो है वो कैसे अभी उसने वहां की सरकार को गिरा दिया, तो उसकी वजह ही ये है क्योंकि उनका कॉन्स्टिट्यूशन ही मिलिट्री को पावर दे रहा था, जो कि मिलिट्री ने खुद ने बनाया था। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक प्रोविजन है, वो ये कहता है कि वहां की जो पार्लियामेंट है, बताइए जरा वहां की पार्लियामेंट का नाम क्या है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको उसका नाम जो है वो बताया था। देखते हैं कितने एक्टिवली आप सुन रहे हैं और लिखते भी चल रहे हैं, कुछ कुछ वर्ड्स इंपॉर्टेंट अपने ब्रेन को एक्टिव रखने के लिए। बताओ जरा नीचे कमेंट बॉक्स पे लिखकर कि वहां की मिलिट्री जो है, वहां की पार्लियामेंट जो है उसका क्या नाम है। और आपको बता दें कि वहां की मिलिट्री ने पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के अंदर अपने लिए 25% सीट्स रिजर्व करके रखी थी। मतलब मेंशन्ड है कि दोनों हाउसेस के अंदर मिलिट्री की तरफ से, मतलब टोटल हाउस का 25% जो है वो रिप्रेजेंट करेगा, 25% मिलिट्री वहां पर रहेगी टोटल हाउस के रिप्रेजेंटेशन में। और इवन मिलिट्री की खुद की पॉलिटिकल पार्टी भी, अब देखिए इस प्रकार की कंडीशन है। तो ऑब्वियस ही बात है कि इसका बैकग्राउंड ही हम लोग को देखने को मिलता है कि मिलिट्री लीडर जो है वो टॉप पर ही रहे हमेशा, उन्होंने ही कॉन्स्टिट्यूशन को जो है वो स्टैब्लिश किया, तो कैसे तख्ता पलटना हो, है ना। तो ये चीज हमें देखने को मिली। और ध्यान में रखना कि अभी तक कितनी बार तख्ता पलट हुई है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ, और वो ईयर भी लिखकर बताओ कि कौन से ईयर में तख्ता पलट हुई है। ठीक है, तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक गाइस।